तो हेलो हाय आदाब, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? मैं अर्षद अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं नावा के रेडियो के सीजन 2 में। और फिर से आज हम बातचीत करने जा रहे हैं एक खास शख्स से। और भाई आज का इवेंट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मेरे साथ शख्स मौजूद हैं वो बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है अपनी लाइफ में। तो मैं जल्दी से चल उनको इनवाइट करना चाहूँगा, और मैं उनका नाम भी नहीं बता सकता, उनका नाम भी बहुत ही ख़ास है और काफ़ी अनोखा है। तो आप लोग उन्हें सुनिए और जानिए कि वो क्या-क्या करते हैं और वो सच में कैसी पर्सनैलिटी हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। जी आइए। मैं डॉक्टर विलासिनी समीर चौधरी। अर्पित जी, मेरी जो ग्रेजुएशन की पदवी है वो आयुर्वेदाचार्य यानी कि BA MS है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप इन पंचकर्म यह डिग्री ली हुई है। इसके उपरांत MS संस्कृत संस्कृत भाषा में अधिक लगाव होने के कारण 2015 में यह डिग्री मैंने ली थी। और उसका मुझे बहुत ज्यादा लाभ, जो बच्चे आज संस्कृत भाषा को जानना चाहते हैं या जो बुजुर्ग अपने पूरे आयुष्य की कार्यशाला में नहीं पढ़ पाए, वो भी इसका लाभ मेरे से ले चुके हैं। तो इसलिए MS संस्कृत करने के कारण मुझे बहुत सारे बड़े और छोटे मित्र सखे मिल गए हैं। इसके बाद अभी मैंने NHCA सिंगापुर इस इंस्टीट्यूट से इंटीग्रेटेड डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड होलिस्टिक डाइट इसमें भी किया। और ये करने के पीछे मेरी भावना ये थी कि हम सभी को अच्छे अच्छे पदार्थ खाने में बहुत ही रुचि रहती है, लेकिन ये पदार्थ जब खाते हम सेवन करते हैं तो आयुर्वेद में उसके कुछ अलग गुण बताए हैं। उसी प्रकार मॉडर्न साइंस ने भी उसके कुछ अलग गुण बताए हैं। तो मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके लिए दोनों भी शास्त्रों का इस्तेमाल करते हुए मैं उनके जो डेली रूटीन है उसको समझ में लेते हुए प्रॉपर डाइट बना के देती हूँ। और उनकी लाइफ में बहुत अच्छे सुधार इसके कारण आ चुके हैं। ओके मैम। तो अब हम बात करते हैं कि आपने शुरुआत कब की थी और आपके मन में ख्याल कब आया था कि आपको आयुर्वेद में जाना है और आगे चल के डॉक्टर बनना है, या फिर और आप तब से लेकर अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही है और आपने कैसे धीरे-धीरे करके इस सफर पूरा किया है? हमें बताइए। ये लगभग 1995 की बात होगी। मैं 6वीं में थी। और मेरे बचपन से ही हमारे घर में आयुर्वेदिक चिकित्सा ही लिया जाने का एक प्रघात था, क्योंकि हर एक को एलोपैथी लेने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो इसलिए माता पिता से ही सभी लोग हम आयुर्वेद की ही चिकित्सा लेते थे अगर हम कुछ बीमार हो जाए तो। लेकिन छठी में थी तब मेरी बहन है, उसे टाइफाइड हुआ था। और हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे वो खुद आयुर्वेद तज्ञ थे। उनका नाम डॉक्टर श्रीराम कुलकर्णी जी है, जो डोंबिवली के बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं। तो उन्होंने केवल और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा देते हुए भी जितने देर में एलोपैथी के चिकित्सक टाइफाइड को अच्छा सुधार लाते हैं पेशेंट में, उतने ही समय में, मैं तो कहूंगी उससे थोड़े कम समय में ही एक प्रॉपर पथ्य, मतलब जिसे हम परहेज कहते हैं, वो बताते हुए मेरी बहन की तबीयत सुधार दी थी। तो तब से मेरे मन ने ठान लिया था कि नहीं, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मैं डॉक्टर श्रीराम जी की जैसे ही आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहूंगी। बस, और वही दिमाग में इतना बैठ गया था कि उसके बाद हम बहुत कला क्षेत्र में, मतलब कथक सीखते थे, ड्रामा भी करते थे, एथलेटिक्स में थे, क्रिकेट भी खेलते थे। फिर भी तय हो चुका था कि मुझे आगे चल के आयुर्वेद ही पढ़ना है। तो ओके। इस प्रकार 6वीं से ही वो तय हो गया। और पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब चीजें भी करते गए। अच्छा मैम, ये तो हो गई आपकी सारी ये चीज़ें जो आप अपने प्रोफ़ेशन के लिहाज़ से करते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं और आपने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया है अपनी हॉबीज़ के लिए? अच्छा, देखिए, बचपन में एक्टिंग
डांस में बहुत ज्यादा रुचि थी। डांस से भी ज्यादा एक्टिंग, और कहने में भी बहुत अच्छा लगता है कि हम अपना जो गांधर्व महाविद्यालय है कोल्हापुर में, उनकी जो परीक्षाएं होती है शास्त्रीय नृत्य की, तो कथक या शास्त्रीय नृत्य में 4 परीक्षा पूर्ण कर चुकी हूँ। और वो भी बहुत जाने माने शिक्षक, जिन्हें सवाई गोपी कृष्ण के नाम से जाना जाता है, वो डॉक्टर राजकुमार केतकर, इन्होंने कथक में पीएचडी की थी, उनकी मैं शिष्या रह चुकी हूँ। लेकिन बाद में बढ़ती हुई पढ़ाई के कारण विशारद नहीं कर पाई, लेकिन उसका कुछ खेद नहीं है। जब भी जो जहाँ पे भी ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि शास्त्रीय नृत्य को मैं प्रेजेंट करूं, मैं जरूर करती गई हूँ। इसी शास्त्रीय नृत्य के कारण तालों का, सुरों का एक अट्रैक्शन हो गया था, और जिसके कारण मैं फाइनल ईयर बीएमएस में रहते हुए तबला सीखना शुरू हो चुका था। एक यूनिवर्सिटी कंपटीशन थी जिसके लिए आपके स्पर्धक के साथ जो वाद्यवादक होंगे वो आपके ही स्टूडेंट हो, ऐसा वहां पे एक क्लॉज उन्होंने दिया था। और उस क्लॉज को पूरा करने के लिए मेरी एक जो आज अच्छी खासी डॉक्टर है, वो पुणे में है, वो उन्होंने संगीत में विशारद भी किया है, तो उनके लिए वाद्य बजाने के लिए मैं तबला सीखी हूँ, और साल भर का तबला प्रॉपरली सीखी हूँ, तो बेसिक ताल में बजा सकती हूँ। तो ये सब चीजों का आज मैं जब सोचती हूँ तो ऐसे समझ में आता है कि म्यूजिक आपके मानसिक आरोग्य के लिए, और अगर आपका मानसिक आरोग्य अच्छा है तो शारीरिक आरोग्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कभी आप मेरे पेशेंट्स के साथ बात करेंगे तो आप जानोगे कि मैं बहुत सारे पेशेंट्स को अलग अलग टाइप के म्यूजिक सुनने के लिए बोलती हूँ। तो जो पढ़ी हूँ उसका इस प्रकार इस्तेमाल करती हूँ। मैं कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमने जाना है कि जैसे भैरवी आप अगर सुनते हो जो ज्यादातर अंत में होती है, लेकिन बहुत सारे एल्डरली लोगों में मैंने देखा है कि अगर वो भैरवी सुनते हैं तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो इस प्रकार हमने फिर जब मेरे बेटी के लिए हमने सिंथेसाइजर सीखना चालू किया था, सूरमणि पेंसे सर जो थाने में आज भी पढ़ाते हैं उनसे, तो उसी वक्त मैं गिटार सीख रही थी। तो हमने जब लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारे लोग उस समय बहुत ही विषण्ण मनोवस्था में थे, क्योंकि एक डर बना हुआ था। तो ऐसे समय में 15 अगस्त अपना जो भारतीय स्वतंत्रता दिवस है, और उसके बाद धनत्रयोदशी जो आयुर्वेद का दिन कहा जाता है, इन 2 दिनों में हमने 2 अलग अलग म्यूजिक और डिसीजेस ये थीम लेते हुए सेशंस किए थे मेरे पेशेंट्स के लिए। और ये आज भी आपको यूट्यूब में सुनने को मिल सकता है। और वो जितने भी लोगों ने सुना है वो पर्सनली मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि हमें बहुत ही रिलैक्सेशन मिला है। तो इस प्रकार थोड़ा बहुत कुछ हमने अच्छा किया है, जिससे लोगों को लॉकडाउन के दरमियान जो मानसिक विषण्णावस्था थी उसमें आराम हुआ। तो थोड़ा सा सुकून लगता है कि कुछ तो अच्छा किया। मैम आपने डॉक्टरेट किया है, यही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद आपने संस्कृत भी पढ़ी है, पढ़ाई है। और भाई आप कला से भी काफी लगाव रखते हैं, जैसे कि आप डांस भी करते हैं, आपको गिटार भी आता है, तबला भी आता है, आपने सिंथेसाइजर भी सीखा है। तो आप आपके इतने सारे गुण हैं मैम, आप सच में एक ऑलराउंडर हैं। अच्छा, मैं पर्सनली ये जानना चाहूंगा कि मैंने अभी जाना कि आपने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी हुई है, उसके बारे में भी पढ़ाई की है। तो ये आयुर्वेदा में कैसे हेल्प करती है मैम? इसके बारे में मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी का भी शायद यूज करते हैं। तो ये क्या चीज होती है, आप बता सकते हैं? जी एक्चुअली अर्पित जी, मैं ऐसा कहूंगी कि एक चीज है कि जो मैं कभी खुलेआम नहीं बोली हूँ कि एस्ट्रो का थोड़ा बहुत पढ़ाई मैंने की है। ये इसलिए क्योंकि लोगों का देखने का नजरिया बदल चुका है। एस्ट्रोलॉजी यह भी जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, यह आयुर्वेद में बहुत सारी जगह में आपको छोटी छोटी अनुभूतियों के माध्यम से देखने को मिलता है। या किसी भी कार्य करते हुए या स्पेसिफिक ऋतु बताए हैं आपको, अगर किसी वृक्ष के पुष्पों से या पत्तों से
या उसके काष्ठ से आपको औषधि बनानी है, तो जब आप वो उस वृक्ष से लेते हो तो कौन सी दिशा में आपका चेहरा होना चाहिए, या आप कौन सी दिशा में फेस करके आप खड़े हो, ये सोचना है। कौन से नक्षत्र के दिन आप करोगे, ये भी चीजें दी है। इतना ही नहीं, अभी हम जानते हैं कि 27 से 28 नक्षत्र पूरे तारामंडल में है, ठीक है। और इन नक्षत्रों के भी हर एक नक्षत्र का आराध्य वृक्ष, अगर आप पंचांग देखोगे तो उसमें मिलता है। यह वृक्ष उस नक्षत्र पर जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके लिए बहुत ही गुणकारी और क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव में रहता है, ऐसा अनुभव है। तो इन सब चीजों का आयुर्वेद में छोटी छोटी मात्रा में उल्लेख आया है। तो यही कारण था कि थोड़ा सा उसमें भी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो पढ़ाई की है वो गणित लिखने से पूरी पढ़ाई की है, लेकिन प्रेडिक्शंस के ऊपर न जाते हुए मैंने सिर्फ खुद को उतने तक ही सीमित रखा कि उस व्यक्ति की अगर कुंडली मुझे दिखे तो मुझे जस्ट आइडिया आना चाहिए कि उनको किस दोष से बीमारी होने की संभावना है, ताकि मैं जब वो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए हैं उन्हें जानकारी दे सकूं कि बाबा आपको इन गुणों के पदार्थ नहीं खाने। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की पित्त प्रकृति है और उनके पत्रिका में भी मुझे ऐसे ही जानने में आता है कि उन्हें उष्णता से संबंधित व्याधि होने की संभावना है, और अभी वो आए भी उसी कारण है, तो मैं उनको उस प्रकार के पथ्य बताकर उन्हें पहले ही अगवा कर देती हूँ कि आप कोशिश करें कि इन चीजों का ही आप सेवन करें, बाकी चीजें आप आहार में मत ले, सो दैट आपको उष्णता से ज्यादा व्याधि पीड़ित ना हो। तो इसी प्रकार मैं आयुर्वेद और एस्ट्रो का विचार रखती हूँ। मैं ज्यादा एस्ट्रो में नहीं जाती, क्योंकि उससे पूरा आपका नजरिया बदल जाता है और वो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। मैम, एक बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवाई, और शायद ये कोई ज्यादातर जानता भी नहीं होगा कि ऐसा उपयोग भी होता है हमारे मतलब आयुर्वेदा में एस्ट्रोलॉजी का। तो मैम, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पर्सनली ये चीज पूछना चाहूंगा कि एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा, तो लोग इसमें समझते हैं, मतलब बात तो ट्रस्ट की नहीं होती है। बात अगर ट्रस्ट की जाएगी तो सारे लोग मिलके आयुर्वेदा पे ही सारा ट्रस्ट करेंगे। लेकिन बात टाइम की होती है आजकल, कि जल्दी रिकवरी कौन प्रोवाइड करता है। तो लोग ऑब्वियसली ज्यादातर एलोपैथी की ओर ही जाते हैं और उससे अपना इलाज करवाते हैं कि भाई उनको जल्दी आराम भी मिलेगा और वो प्रॉपर ठीक भी जाएंगे, उनको अश्योरेंस होता है इस बात का। लेकिन अगर मैं इन कंपैरिजन इन तीनों की बात करूं तो कितना कितना टाइम पीरियड लगता है तीनों को कंपेयर करें कि भाई, अगर मान लीजिए कि टाइफाइड की ही जैसे हम बात कर रहे थे, तो टाइफाइड में कितना टाइम लगता है रिकवरी में, एलोपैथी में, होम्योपैथी में शायद नहीं होता होगा ना, होम्योपैथी में भी होता है टाइफाइड का हर इलाज। एक पैथी में चिकित्सा पद्धति हर एक पैथी में है। तो तीनों चीजों को कंपेयर करके एलोपैथी में कितना टाइम लगता है, होम्योपैथी में कितना टाइम लगता है, और आयुर्वेदा में कितना टाइम लगता है, इसका एक निचोड़ बताइए कि भाई हमें किस साइड जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, कि मतलब आप मेरा समझ रहे हैं ना। अर्पित जी, आपने प्रश्न ही इतना कठिन पूछा है जैसे मेरी परीक्षा ही है। फिर भी मैं जरूर बताऊंगी कि मैं पहले से ही आयुर्वेद में लगाव रखती हूँ, लेकिन आयुर्वेद, होम्योपैथ एंड एलोपैथ तीनों भी पैथियां अपने अपने लेवल पे उच्च दर्जा की ही हैं, और ये तीनों भी अपने पास आए हुए किसी भी मरीज को तुरंत राहत देती है। हाँ, अगर बहुत कुछ बड़ा हादसा है, एक्सीडेंट है, जहाँ पे आपको सर्जरीज की आवश्यकता है, तो नो डाउट वहां पे आपको एलोपैथी ही पहले लेना आवश्यक है। लेकिन अगर सिर्फ आपको कफ कोल्ड है या जुकाम है, तो इन चीजों में तो आयुर्वेद और होम्योपैथ भी उतने ही तेजी से काम करते हैं। आपके घुटनों में दर्द है तो एलोपैथी के आप अगर पेन किलर कोई भी ले लो, और आयुर्वेद की आप कोई दवाई ले लो, तो उनकी असर दिखाने की जो शक्ति है वो सेम है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी आयुर्वेद में अग्निकर्म और विद्याकर्म नाम की एक चिकित्सा पद्धति आचार्य सुश्रुत ने
सुश्रुत संहिता में बताई हुई है, जिससे आपको विद इन 10 मिनट में पेन 50% कम हुआ फील होता है। और ये मैं वैद्य राबा गोप्टे जी थे, जो अभी अपने में नहीं है, वो पुणे में स्थित थे, उनसे ये जो चिकित्सा पद्धति में सीख चुकी हूँ। तो खुद देखी हूँ कि जो पेशेंट्स को 70-80 तक % का पेन था, वो लगभग 10% पे आ चुका था विद इन 20 मिनट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयुर्वेद या होम्योपैथी को असर दिखाने में समय लगता है। होता क्या है, पेशेंट पहले एलोपैथी की तरफ जाते हैं वहाँ, और हर जगह ना उन्हें कोई परहेज नहीं बताता जो होम्योपैथी और एलोपैथी में, आयुर्वेद में बताया जाता है। तो खाने में जो परहेज है वो पेशेंट्स फॉलो नहीं करते, सिर्फ दवाई लेते हैं। तो दवाई लेने से थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, फिर से वो सिम्टम्स दिखाई देना चालू हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग तज्ञों के पास जाते हैं, और उसके बाद लगभग 20-25 दिन बीमारी रहने के बाद वो आयुर्वेद के पास आते हैं। तो जो पहले उन्होंने दवाइयां ली है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं, उसके जो परिणाम हुए हैं, उनको क्लियर करके फिर आप आयुर्वेद की जो दवाई का असर है वो आपको दिखता है। इसलिए लोगों की ऐसी गलत संभावना और समझ हो चुकी है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ में जल्दी असर नहीं मिलता। लेकिन आपको अगर जुकाम है, आप उसी दिन तुरंत जाइए आयुर्वेद डॉक्टर के पास और मुझे बताइए, आप 3 दिन में अगर आपको राहत नहीं मिलती तो जरूर मिलती है। मैं भी ट्राई करूंगा कि अब मैं आयुर्वेद में ही चिकित्सा अपना सॉरी, हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा जानने से आपकी जबान कभी कभी लड़खड़ा जाती है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी अपना इलाज आयुर्वेद में करा के देखूं। एक बार ट्राई तो करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि भाई आयुर्वेद की प्रोसेस को भी जान लेना चाहिए कि क्या कैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है, शायद कुछ अच्छा फील होने लगे। और यस, अच्छा, क्योंकि मैं ना, ये, हाँ, बोलिए ना। क्योंकि ये जो आपको कोई भी डिसीजेस होते हैं बेसिक लेवल पे, जिनका आगे चल के बड़ा रूप हो जाता है, इन सभी का मुख्य कारण होता है जो आप खाना खाते हो। अगर वो बराबर हजम नहीं होता तो सब व्याधियों का निमंत्रण पक्का होता है। और इसीलिए हम अभी एक वैद्य है ठाणे में, उनके साथ आयुर्वेदिक डाइट वर्कशॉप चालू कर चुके हैं। तो अभी उसका पहला सेशन जारी हो चुका है। तो मैम, ये सेशन ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ये ऑनलाइन ही है, ताकि दुनिया के कोई भी लोग जो आयुर्वेद की ये संकल्पना समझ कर खुद का आरोग्य अच्छा रखना चाहते हैं, उन्हें हर किसी को लेने के लिए सहज उपलब्ध हो सके। अच्छा मैम, अब तो हो गई बात आपके बारे में, आयुर्वेद के बारे में। अब हम जानते हैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जो आप खुद बनाते हैं और अपने पेशेंट्स को देते हैं। जी मैं आयुर्वेद के आधारों जो सिद्धांतों है उनको सोचते हुए आयुर्वेदिक उपटन जिसे बोलते हैं हिंदी में, मराठी में हम उसे आयुर्उपने नाम दे चुके हैं, वो मैं बनाती हूँ। ये 10 साल पहले बनाना शुरू हुआ था। पहले तो 8 ही आयुर्वेद की औषधियां उसमें मैंने सम्मिलित की थी। धीरे धीरे जैसे पेशेंट्स की स्किन की प्रॉब्लम्स देखते गई, या फिर उनके जो सुझाव आते थे कि मुझे ये बारे में बहुत अच्छा लगा लेकिन इस मेरी परेशानी को इतना फायदा नहीं हुआ, ये सोचते सोचते उसमें कुछ चेंजेस करते हुए आज उसमें मैंने 16 औषधियों का समावेश किया हुआ है। और ये 16 ही औषधियाँ ही प्योरली आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति ही है। ना इनमें किसी चने का आटा है, ना मुल्तानी मिट्टी है, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं डाला हुआ है। क्योंकि ये चीजें स्किन के लिए तो अच्छी है, लेकिन हर एक स्किन के लिए वो सूट नहीं होती है। तो सिर्फ आयुर्वेदिक औषधियों को ही समाविष्ट कर चुकी हूँ। और ये हम अभ्यंग तेल के साथ भी देते हैं या बिना अभ्यंग तेल के साथ भी देते हैं। तो ये एक है। और दूसरा च्यवनप्राश, देखो चीजें मैं दे रही हूँ लेकिन ये मैंने खुद नहीं बनाए, ये सब आयुर्वेद ने बना के रखा है। मैं सिर्फ उनको समझ के सोच के अलग से निकाल कर पेशेंट्स तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ। तो च्यवनप्राश
आचार्य चरक जी ने चरक संहिता में जो बताया है उसी के अनुसार मैं च्यवनप्राश बनाती हूँ, और मेरे जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनको मैं देती हूँ। ये मैं किसी भी इस प्रकार, ऐसा मतलब नहीं है कि मैं किसी शॉप में या अमेजोन पे बेचने के लिए रखी हूँ, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही मर्यादित अवस्था में उसे रखा हुआ है। अच्छा मैम, एक आयुर्वेद के डॉक्टर होने के नाते आप हमें और हमें जो अभी सुन रहे हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात पूछी है, जैसे अभी शरद ऋतु चल रहा है, जिसे हम अक्टूबर हीट के नाम से लेबल करते हैं। तो शरद ऋतु के काल में आयुर्वेद के अनुसार पित्त का प्रकोप, यानी कि आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को, अगर इस समय आप ज्यादा मसालेदार पदार्थ सेवन करते हैं तो एसिडिटी होना, या गले में खराश आना, या पेट साफ ना होना, इन सब चीजों को देखते हैं। तो ये सभी चीजें, ये पित्त बढ़ने के कारण, और पित्त के कारण जो बाकी दोषों की अवस्था दुष्ट होती है, इसके कारण होती है। तो मैं कहूंगी कि आप एक विशिष्ट ऋतु में क्या आहार लेना चाहिए, ये आपके नजदीक जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनके साथ जाकर बात करिए, उनसे समझ लीजिए, और वही चीजों का इस्तेमाल, सेवन आपके आहार में करिए, ताकि आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। जी मैम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा आज के इस इंटरव्यू सेशन में। तो मैम, आपसे मिलकर बातचीत कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और सीरियसली एक अलग एक्सपीरियंस था आपके साथ जुड़ने का। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा, आपको भी खुशी हुई होगी बातचीत करके आज के सेशन में आकर। और हमें इतनी सारी अलग-अलग जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। और ऐसे जो आप कार्य कर रही हैं, वो बहुत ही सराहनीय है और लोग इसकी ज़रूर सराहना करते होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ें, अपने प्रोडक्ट्स उन तक पहुँचाएँ, अपना इलाज उन तक पहुँचाएँ और आप अपने विचार भी उन तक पहुँचाएँ। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो भई ये है कि आप एक डॉक्टर होने के साथ-साथ आपके अंदर जो हॉबीज़ के लिए अ एक्साइटमेंट होता है, आप उसे पूरा कर लेते हैं। ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। आपने संस्कृत भी पढ़ी हुई है क्योंकि आपको वो पसंद थी और उसमें आप नॉलेज भी गेन करना चाहते थे। अच्छा, संस्कृत का भी कोई कनेक्शन है क्या आयुर्वेदा से? जी, एक तो आयुर्वेद के प्रथम वर्ष के हर विद्यार्थी को 2 पेपर्स होते ही हैं, जो आपको अच्छे गुणों से प्राप्त करने पड़ते हैं, पास करना पड़ता ही है तभी। और इसका बेसिक कारण यह भी है कि आयुर्वेद की सभी संहिताएं, भले ही उनका आज अलग अलग भाषाओं में भाषांतर हो चुका है, लेकिन जो मूल श्लोक है वो सभी के सभी संस्कृत में है, क्योंकि आयुर्वेद ये चारों वेदों में से अथर्ववेद का उपवेद है। तो इसी कारण आप अगर संस्कृत भाषा जानेंगे तभी आयुर्वेद को अच्छे से समझ पाएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सफल होते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी, अर्पित जी, आपको और नवा का रेडियो, आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।